साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर फैसला आया उसकी निंदा की और उसको आरएसएस का एक षड्यंत्र बताने का मैंने प्रयास किया और आरएसएस का षड्यंत्र कैसे, उसके कारण भी बताए और साथ ही वाल्मीकि समाज को लेकर भी उसमें जो है कुछ चर्चा की गई। हालांकि मेरी कभी भी यह मंशा नहीं रहती है कि मैं वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई कटाक्ष करूं या चमार समाज के ऊपर कोई कटाक्ष करूं या एससी एसटी ओबीसी में की जितनी भी जातियां हैं इन पर किसी भी प्रकार का कोई जातिवादी टिप्पणी करूं या उन पर किसी भी प्रकार से कटाक्ष करूं। लेकिन आप लोगों को यह समझना चाहिए कि मैं क्या कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। आरक्षण एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होती है और यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहने वाली नहीं है। इस बात को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह से जानते थे कि जो आरक्षण की व्यवस्था है ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। तो ये जो व्यवस्था का जो आधार था जातीय भेदभाव, जातीय असमानता, जातीय अत्याचार, शोषण, जाति के आधार पर मौलिक अधिकारों से एक समाज को, कुछ लोगों को वंचित रखना, जातीय आधार पर मानवीय अधिकारों से वंचित करना। तो इसको जो है हर 10 साल बाद इसको सरकारों द्वारा रिव्यू करना, फिर इसको एक्सटेंड करना, यह इसलिए था ताकि इस पर जो है हर बार पुनर्विचार किया जा सके। और अब तक की सरकारों ने इसको एक्सटेंड किया है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी शामिल है। तो उसका आधार यह तो रहा ही है कि अभी तक जातीय आधार पर समाज में समानता स्थापित नहीं हुई है। अब भी जातीय आधार पर शोषण व अत्याचार मौजूद है। अब भी कुछ लोग जातीय आधार पर एक बहुत बड़े समाज को इस देश के साधन और संसाधनों से, उनकी हिस्सेदारी से वंचित करना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन साथियों इसके साथ ही हमें क्या काम करना चाहिए। जैसा कि कहा कि सरकार को हर बार जो है रिव्यू करना पड़ता है कि ये पॉलिसी को आगे लेकर चलना है या नहीं लेकर चलना। तो सरकार का जो फैसला है कि इस पॉलिसी को आगे एक्सटेंड करना है नहीं करना, 2 बातों पर आधारित होता है। पहली बात तो ये कि देश में उन जातियों की वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेना कि उस समय जो है भारत के अंदर उन जातियों की क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है, कितनी प्रोग्रेस हो गई है। तो ये काम जो है बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए था और सरकार का कहाँ पर फेलियर रहा है इस पर भी गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए था। ये तो ईमानदारी वाली बात है। लेकिन सरकारें अक्सर ये जो आरक्षण की जो नीति है इसको इस तरह से एक्सटेंड नहीं करती हैं, ना ही इस तरह से इसकी समीक्षा करती हैं। इसकी समीक्षा करने के लिए कोई सर्वे भी नहीं कराती हैं। जैसा कि बार बार ये जो सेंसस की जनगणना की जो बात बार बार उठाई जाती रही है कि जाति जनगणना कीजिए और जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत कीजिए, ये इसीलिए उठाई जाती रही है क्योंकि सरकारें जो हैं बेईमानी करती हैं। वो राजनीतिक फ़ायदा देखती हैं कि उनको राजनीति में किस प्रकार से, किस जाति से फ़ायदा हो सकता है। अगर आरक्षण की नीति को लागू करे रखने में फ़ायदा होता है तो वो आरक्षण की नीति को लागू करेंगी ही, उसको आगे बढ़ाएंगी, एक्सटेंड करेंगी। तो ये जो कदम है ये उनका कदम एक मजबूरी के तहत आता है। विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक मनुवादी सरकार है, आरएसएस द्वारा प्रायोजित सरकार है, ब्राह्मणवादी मानसिकता की सरकार है, तो उनका जो एजेंडा है वो आरक्षण को बनाए रखने का नहीं है, वो आरक्षण को ख़त्म करने का है। यानी कि उनका उद्देश्य है कि वो आरक्षण को ख़त्म करें। ख़त्म कैसे करें उसके ऊपर उनका अधिकतर जो है चिंतन मनन रहता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को बनाए रखने का फैसला लेती है तो उसमें सीधी सी बात ये है कि वो ईमानदारी का फैसला नहीं है, वो एक साजिश के तहत फैसला है। यानी कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो खुद से सामने आकर बातें नहीं करते हैं, खुद से आकर ये नहीं कहेंगे
कि आरक्षण को ख़त्म करना है, लेकिन आरएसएस की जो पाठशालाओं में जितना भी प्रशिक्षण होता है वो इसी बात की ट्रेनिंग होती है, लोगों को यही बताया जाता है, कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है कि ये आरक्षण जो है कुछ लोगों के अधिकारों को खा रही है, इसलिए इस आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करना है। और यही बातें जो है वो कार्यकर्ता वहाँ से सीखकर आम जो लोग हैं उनके बीच में करते हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब पहली बार सरकार बनी थी, तो आम आदमी पार्टी की नई विधायक बनी राखी बिरलान जी का स्टेटमेंट था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आज जो वाल्मीकि समाज के कुछ लोग, ना समझ लोग, या कहूँ कि आरएसएस की नीति, आरएसएस के षड्यंत्र में फंसे हुए लोग जो ये इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं कि चमार लोग जो हैं उनका आरक्षण खा रहे हैं, आपके अपने समाज के लोग जो हैं इतने नितांत अंधकार में फंसे हुए हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि आरक्षण की व्यवस्था जो है किस आधार पर संविधान में लाई गई। तो जब ऐसे लोग, वो तो आपके जो है नेता लोग हैं, नेता लोग मतलब काफ़ी जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं तो फिर किस बात की उम्मीद की जाए। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसी के आधार पर एक वकील साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट राकेश फ्रोतिया बोल रहा हूँ, और उनकी भाषा जो है बहुत ही असभ्य और अशालीन थी। शुरू में तो मुझे लगा कि ये कोई मनुवादी बोल रहा है, क्योंकि मनुवादी लोग जो हैं हम लोगों से ज़्यादा नफ़रत करते हैं, घृणा करते हैं, और उनकी भाषा में हिंसा और हिंसा ही होती है। हिंसा और नफ़रत के अलावा उनकी भाषा में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है जब परिचय मिला तो पता लगा कि कोई वाल्मीकि समाज से एडवोकेट है, नाम है राकेश फ्रोतिया, और उन्होंने मेरे ऊपर बार इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपकी भाषा संयमित नहीं है। अब मुझ पर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी भाषा संयमित नहीं है, चलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अपनी तरफ कब देखेंगे आप? अपनी तरफ, अपनी भाषा की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं देखा। ज़रा सुनकर देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मेरी सुनिए पहले। अरे 10:30 बजे अब क्या कौन सा प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा है भाई? आपको बात करने तमीज नहीं है? आप वकील साहब बोल रहे हैं। अरे मुझे तो तमीज है, आपने जो वीडियो डाला तमीज है आपको? आप अपने देश का नुकसान करवाओगे, नुकसान। ये बता दूं आज आपको मैं, आपके क्या पीड़ा हो रही है वर्गीकरण से, कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, मायावती के दर्द हो रहा है, चंद्रशेखर के दर्द हो रहा है। मुझे सारा कुछ समझ में आता, जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी बात जवाब दे। अच्छा, आरक्षण का विरोध करते हैं वो लोग जो हैं, किसके आरक्षण का विरोध करते हैं? वाल्मीकि समाज के या चमार समाज के आरक्षण का विरोध करते हैं? किसके? राइट। और वो किसके आरक्षण को स्वीकार करते हैं? बताइए, किसके आरक्षण को स्वीकार करते हैं वो? क्या वो वाल्मीकि समाज के आरक्षण को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो ना वो चमार के करते हैं, ना जाटव के करते हैं, तो आदरणीय वकील साहब, असली लड़ाई तो हमारी सबसे पहले जो है उस व्यक्ति के खिलाफ है जो आरक्षण का विरोध कर रहा है, ठीक है ना? आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा विरोध कर दिया? 7 जजों ने फैसला देके। अब वो बात सही है या गलत है, वो मामला रह गया एससी समाज के बीच का। तो एससी समाज नेवर गलत बात कर रहे हो आप। अच्छा, 1975 में पंजाब के अंदर ज्ञानी सिंह जेल सिंह की सरकार थी। सुनिए मेरी बात आप ध्यान से जी। जब पंजाब में वर्गीकरण हुआ था तो उसकी तकलीफ किसको हुई थी? चमार समाज को। क्यों? वो मलाई, शुरू से मलाई खा रहा है, केक खा रहा है वो आरक्षण का। अच्छा। वो नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई खा ले जो वंचित हैं। अच्छा, क्यों नहीं पता आपको? आपने बयान कैसे दे दिया? हरियाणा में 2 सीट है पार्लियामेंट की जी, दोनों सीट पे कौन काबिज है? कौन काबिज है? चमार काबिज है। अच्छा। हाँ, किसकी पार्टी से? कौन सी? कांग्रेस से। जी, कांग्रेस से। तो ये गलती तो कांग्रेस की है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा दूसरी सुन ले, अब अगली सुनना। अच्छा, और कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है? तो क्या वाल्मीकि समाज ने कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है? छोड़ दी थी क्या आदरणीय वकील साहब? अरे भाई साहब, पहले मेरी बात तो पूरी होने दे, फिर बात करना कोर्ट में। मेरी बात सुन लो ध्यान से जी। देश का माहौल ना खराब करो। हैं? देश का माहौल ना खराब करो। आदरणीय वकील साहब, मैंने कौन सा देश का माहौल खराब कर दिया? और मैं क्या अपनी वीडियो को दोबारा सुन ले, दोबारा सुन उसको, क्या बोला तूने? अच्छा, दोबारा सुन, रिपीट कर उसको। अच्छा, क्या बोला है? पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ आपकी वीडियो से। क्या बोला? आप लोगों ने तो पुतला फुकवाना है मायावती का, दोबारा उसको जीरो करना है। जो 10 साल से अज्ञातवास में थी ना, उसका दोबारा पुतला फुकवाना है पूरे देश में। अब आदरणीय वकील साहब, चंद्रशेखर को नेता बनाने वाले हम लोग हैं, तुम नहीं हो। आपको जरा ध्यान से समझ के कहे,
ठीक है ना, अम्बेडकरवादी हूँ पक्का। अम्बेडकरवादी तो मुझे लगता और नहीं बाबा साहब डॉक्टर करेगा भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि जिसका राइट है उसको वंचित आदमी को मिलना चाहिए, ये नहीं है कि आदमी खाए मड़ाई। अच्छा अच्छा, तो आपने इससे पहले कोई आंदोलन किया था इस बात के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए? ये बात अपनी मायावती से पूछ लियो, अपने राष्ट्रीय नेता उससे पूछ लियो, जो नहीं, अपना आदरणीय आपने क्या देखा है बाबा साहब को। मैं महार हूँ, उसी कौम से हूँ, उसी मन से हूँ। ठीक है आदरणीय वकील साहब। तो इस प्रकार की जो भाषा बोलने वाले व्यक्ति को हमें क्या कहना चाहिए? क्या वो अम्बेडकरवादी है और दावा कर रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अगर इस तरह की असभ्य व अशालीन भाषा का इस्तेमाल किया होता तो संसद में वो अपनी बातों को नहीं रख पाते, ना ही अपनी बातों को स्वीकृति प्रदान कर पाते। तो आदरणीय राकेश फ्रोतिया जी, पहली बात तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही कहनी थी कि मेरा और आपका उद्देश्य जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, और आपको समझाने का प्रयास भी किया गया कि चाहे वो वाल्मीकि समाज के आरक्षण की बात हो और चाहे वो चमार समाज के आरक्षण की बात हो, दोनों के आरक्षण का जो विरोध है कोई कर रहा है और उसकी जानकारी आपको नहीं है, और आपकी भाषा ये बता रही है कि आप उसी दुश्मन जो आपके आरक्षण पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं और जो चमार समाज के आरक्षण पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं, उसके षड्यंत्र के चुंगल में आप फंसे हुए लोग हो। क्योंकि आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है कि आपके भीतर जो है चमार समाज के प्रति कितना जहर है। और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आदरणीय वकील साहब जी, ये जो मामला है, चाहे 21 अगस्त को भारत बंद करने का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला हो, कुछ भी फैसला आया है, सबसे पहले तो हमें टेबल पे बैठना चाहिए, आपस में मिलकर जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात है संगठन को पैदा करने वाली बात, संगठन को बनाने वाली बात। अब आरक्षण की अगर बात करूँ तो इस आरक्षण को मैं तो ले नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आगे चलकर लेने वाला हूँ और ना ही मेरे बच्चे लेंगे। मेरा तो आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो जो मतलब है वो बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी है उसको भारत में प्रचार और प्रसार करने का है। मेरा जो मतलब है वो तो बाबा साहेब की जो आइडियोलॉजी है उसका वाल्मीकि समाज, चमार समाज, SC ST OBC समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, इस भारत के लोगों के बीच में ले आकर उसको प्रचारित प्रसारित करने का मेरा जो मतलब है। मेरा ये आरक्षण के पीछे जाकर, क्योंकि मैं जानता हूँ, बाबा साहेब भी जानते थे कि हमें आर्थिक संकट से नहीं उबार सकता, ये पेट पालने का कोई साधन नहीं है। और आप लोग लड़ाई इसलिए है कि आप लोग इसको जो है पेट पालने का साधन मान रहे हैं। मैं चुनौतीपूर्वक कह सकता हूँ कि आपके लिए केवल ये पेट पालने का साधन मात्र है। जिस प्रकार से चमारों ने आरक्षण के आधार पर नौकरियां प्राप्त की और 1-2% चमारों को छोड़कर सभी पेट पालने में लगे हुए हैं, समाज की किसी ने नहीं देख रेख करी। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई जाति विशेष के आधार पर किसी को टारगेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें जहाँ मुझे सहयोग की अपेक्षा होती है, आशा होती है, मेरे समाज से भी आज तक कोई मुझे सहयोग नहीं मिला है। किसी ने आकर ये नहीं कहा है कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी, आप जो काम कर रहे हैं उस काम की हमने जांच कर ली है और वो पाया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो है आप बताइए मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं कहा। तो मैं जो बात करूँगा, जो बात कहूँगा, वो समाज सुधार की बात कहूँगा। मेरा जो कार्य है वो समाज सुधार के लिए है। अब समाज सुधार के आड़े जो भी आएगा, जो भी उसमें बाधक तत्व दिखाई देगा, जिसकी भी आलोचना करनी होगी, मैं उसकी आलोचना करूँगा ही। आलोचना का मतलब ये नहीं है कि बस मुंह उठाया और कुछ भी बात बोल दी, बस मेरे अंदर जो है किसी के प्रति घृणा और द्वेष का माहौल बना हुआ है, भाव पैदा हो रखे हैं, तो बस मैंने उनके खिलाफ जो है गालियाँ बकना शुरू कर दी। ये मतलब नहीं है आलोचना का। आलोचना का मतलब ये है कि समाज को सबसे पहले तो जो सामाजिक बेईमान नेता हैं उनसे आगाह करना, क्योंकि समाज का सबसे बुरा करने वाले यही लोग हैं। आज जो आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में जो लोग, जो नेता आ रहे हैं या आएंगे,
उनका मतलब जो है सिर्फ आरक्षण को बचाने से है। आरक्षण की उपयोगिता क्या है, आरक्षण से अब तक क्या लाभ लिया है, आरक्षण से किन लोगों ने लाभ लिया है, इस बात से उन नेताओं को कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। बाबा साहेब का मार्गदर्शन क्या है, बाबा साहेब की आइडियोलॉजी क्या थी, बाबा साहेब ने इस आरक्षण के सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है क्या आपको जो है सुविधा दी है, क्या साधन मुहैया कराया है, क्या आपको मार्गदर्शन दिया है, इन बातों से इन नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। अगर इन नेताओं को किसी बात से लेना देना है तो वो ये बात है कि आज जो बहुजन समाज है, SC ST समाज जो है, OBC समाज, वो आरक्षण चाहता है। और अगर आज आरक्षण की बात की जाए तो ये समाज उनके पीछे चलने के लिए आएगा। तो केवल इतनी सी बात, वे अपने समाज में जाकर कभी भी इस बात का प्रचार नहीं करेंगे कि आपकी जो आरक्षण की लड़ाई है, ये आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना रहने वाला। आप जो है आरक्षण से थोड़ा सा आगे बढ़िए, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो पीछे वालों को आगे आने दीजिए। इस तरह की बातें नहीं करेंगे, वो केवल वही बात करेंगे जो कि समाज को पसंद है। अब जो लोग भीड़ के तौर पर ये आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे, और अब तक जिन लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया है, मैं गारंटी से बात कह सकता हूँ कि 1-2% को छोड़ दिया जाए तो 99% लोग वे लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया ही नहीं। जो अब आंदोलन करेंगे वो ऐसे लोग होंगे जो आरक्षण का लाभ उठाएंगे ही नहीं, जिनको नौकरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन लड़ाई तो वही करेंगे। और जो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर नौकरियां हासिल करेंगे, वे तो अपने घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं कितने ही ऑफिसेज में गया हूँ जहाँ पर अपने लोग मिले, आरक्षण पर नौकरियाँ हासिल करके वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और समाज के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, उससे पिछले वीडियो में बताया, और जिस पर आदरणीय राकेश फिरौतिया जी आपका कोई ध्यान ही नहीं है, आपको मालूम तो है लेकिन पता नहीं क्यों आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो NFS की जो सरकार की नीति है उस पर अपने जजमेंट में चर्चा क्यों नहीं की है। अगर NFS पर कोई चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है और उसका कोई समाधान समाज को नहीं दिया है, तो क्या इस बात से सीधा सीधा ये मतलब नहीं निकलता है कि मनवादियों का यह एक षड्यंत्र है कि वो किस तरह से इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, धीरे धीरे करके। तो NFS जो है वो धीरे धीरे करके आरक्षण को समाप्त करने की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। इस बात को तो हमें समझ जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से ईमानदार होता, अगर सुप्रीम कोर्ट मनुवादियों के हाथ की कठपुतली ना होता, तो निश्चित तौर पर वह अपने फैसले में इस बात का समाधान करता कि क्लासिफिकेशन तो ठीक है, सब क्लासिफिकेशन हो गया है SC वर्ग के अंदर, ST वर्ग के अंदर, लेकिन कोई भी सीट अगर नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर खाली रह जाती है तो वो जर्नल के पास नहीं जाएगी। इस बात को क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनाया, उसमें क्यों नहीं उसमें जो है कानून बना दिया। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता तो निश्चित तौर पर जो है मैं ये समझता हूँ कि जाटव और वाल्मीकि समाज, चमार वाल्मीकि समाज, चूड़ा चमार समाज, ये समाजों को आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जाटवों को भी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जाटव क्या कहते, चमार क्या कहते, कुछ भी नहीं कहते। ठीक है भाई, हमारे ही भाई को तो मिल रहा है, मिलना चाहिए, बट गया कोई बात नहीं। तो मैं तो उसके फेवर में हमें पहले भी था, सबसे पहला वीडियो मैंने इसके फेवर में बनाया था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये सोच लेकर आई है। क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने फ़ायदे की बात को प्रोपेगेट करता है, अपने फ़ायदे की बात। जैसे कि आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी ने जब उनको अरेस्ट करने की बात आई तो उन्होंने उस चीज़ को ऐसे प्रोपेगेट किया जैसे कि वो बहुजन समाज के एक बहुत बड़े आंदोलनकारी नेता हैं। तो ये जो लोग प्रोपेगेट करते हैं लेकिन आंदोलन में किस तरह की भागीदारी निभाते हैं, किस तरह से निभाते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यही है कि हमें पूरी ईमानदारी से हमारा पहला जो काम है वो समाज सुधार का होना चाहिए। बस मैंने यही बात समझाने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बनाया है कि हमें ये समझ लेना चाहिए आदरणीय वकील साहब जी, अगर वास्तव में आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपका उद्देश्य आपस में
आप मुझसे बात कर रहे थे, आपको पता है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है बहुजन विचारधारा का व्यक्ति है और हमेशा शांति प्रिय ढंग से बात करता है, कभी भी गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन आपकी जो भाषा है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप बहुजन विचारधारा के एक व्यक्ति हो, और उससे बिल्कुल साफ साफ ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ने आपको सिखा पढ़ाकर इस समाज पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है कि जाओ और इनको गालियां बको, क्योंकि आपकी और मेरी जो लड़ाई होगी तो उसका फ़ायदा ना आपको होगा ना मुझे होगा, आपको और मुझे तो नुकसान होगा, जो फ़ायदा होगा वो आरएसएस को होगा। तो इसीलिए आदरणीय वकील साहब, आपको ये समझना चाहिए कि कहाँ पर कमियां हैं। क्लासिफिकेशन पर मेरा कोई झगड़ा नहीं है, पर क्लासिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एनएफएस वाली जो बात नहीं कही है उस पर मेरा जो है विरोध है। इसके लिए जो है मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हाँ, इस निर्णय को जो है वापस लेना चाहिए। यह निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का ना तो वाल्मीकि समाज के फेवर में है, ना ही चमार समाज के फेवर में है। दूसरा ये है कि आप अपने आप को बहुजन मानते ही नहीं हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में ये कहा गया, वाल्मीकि समाज खुद जो है अभी तक अपने आप को बहुजन नहीं मानता है, बाबा साहेब की विचारधारा को जानता ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो है वाल्मीकि समाज के भाइयों से संबंध नहीं है, बातचीत नहीं है, बहुत सारे लोगों से बातचीत है, और जितने लोगों से बातचीत है सब इस बात पर एक राय हैं, एक मत हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको मंजूर नहीं है। वाल्मीकि समाज के लोगों को ये मंजूर नहीं है। फिर जो पिछले वीडियो मैंने एक बात कही थी कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है इस बात का विरोध कर रहा है, आपने खुद ही ये अपने आप को जो है ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ बनाया है आपने। ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, ये आपके लिए चिंता का विषय है कि आप अभी तक जो है सफाई के काम में अटके हुए हैं। बाबा साहेब के कितने साल पहले आप लोगों को ये बात बताई गई थी और आपने कहा है कि आप बाबा साहेब के समाज के हो, और आप बाबा साहेब के समाज के हो, लेकिन बाबा साहेब की बात को नहीं मानना है। बाबा साहेब ने क्या कहा था आपको याद होना चाहिए कि जब बाबा साहेब ने इस समाज को चमड़े का काम करने से, मरे हुए पशुओं को गांव से बाहर उठाकर ले जाने से और सफाई का काम करने से, मैला उठाने से मना किया कि इस काम को करने से हमारे साथ घृणा का व्यवहार किया जाता है, इसलिए इस काम को बंद कर दो। तो बहुत से लोगों ने उनकी बात मानकर जो है वो काम बंद कर दिया। इससे ब्राह्मण समाज को, ये सवर्ण समाज को जो चिंता हो गई कि अब ये काम कौन करेगा, तो उन्होंने जो है हमारे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। कह रहे डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारा दुश्मन है, वो तुमसे जो है 500 रुपये साल की जो आमदनी तुम्हें होती है वो तुमसे छीन रहा है, नुकसान करा रहा है तुम्हें। अब ये बात तो बहुत जल्दी समझ में आती है ना, क्योंकि जैसे आप लोगों को आरएसएस ने भड़काया कि चमार समाज जो है वाल्मीकि समाज का आरक्षण खा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि अगर ये जो संगठन, जो चमार चूढ़ा का जो संगठन है, अगर ये टूट गया तो वो सारा आरक्षण आपका खा जाएगा, ना आपके हाथ में ये रहेगा ना वो रहेगा। जैसे दो बिल्लियों के बीच में जब रोटी पे झगड़ा हुआ तो बंदर उनकी सारी रोटी खा गया था, तो वही हाल आप कर रहे हैं। तो बाबा साहेब फिर आए मंच पर और ये कहा कि ए ब्राह्मणों, अगर मेरे लोग जो हैं ये जो काम धंधा बंद करते हैं, सफाई करने का, मैला उठाने का, चमड़ा छीलने का या मरे हुए पशुओं को बाहर ले आने का, तो तुम्हारे पेट का पानी क्यों हिलता है? अगर तुम्हें मेरे लोगों की इतनी ही चिंता है तो एक काम करो, तुम ये वाला काम करना शुरू कर दो। 500 रुपये का जो नुकसान हमारे लोगों को होता है तो उतना फ़ायदा तुमको हो जाएगा, और प्लस में 500 रुपये साल का मैं और तुम्हें दूंगा, 1000 रुपये का लाभ तुम्हें होगा, इतना बड़ा लाभ होगा, करो काम। एक भी सवर्ण समाज का व्यक्ति वो काम करने के लिए आगे नहीं आया। आज भी वही स्थिति है। आज भी अगर वाल्मीकि समाज के लोग इस काम को छोड़ दें तो एक भी ब्राह्मण जो है आपको नाली साफ़ करने के लिए, गटर साफ़ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, मैला उठाने के लिए, ये काम करने के लिए नहीं आने वाला, कोई भी आएगा ही नहीं। क्योंकि बाबा साहेब ने बहुजन समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई सिखाई और हमने उस बात को माना ही नहीं, तो ये गलती तो हमारी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बाबा साहेब आपके समाज के महापुरुष थे तो आपने क्यों नहीं बात मानी? बात माननी चाहिए थी। फिर बाबा साहेब ने एक बात और कही थी और बहुत ही प्रेरणादायक बात है। बाबा साहेब कहते हैं कि जब मेरे समाज की महिला गर्भवती होती है तो वह सपना देखती है कि कहाँ पर सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है, कहाँ पर मजदूर की जॉब खाली है, कहाँ पर चपरासी की जॉब खाली है, जहाँ पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। और जब एक ब्राह्मण औरत गर्भवती होती है तो वो सपना देखती है कि कहाँ पर जज की कुर्सी खाली है, IAS IPS की कुर्सी खाली है, डॉक्टर की कुर्सी खाली है, जहाँ पर जाकर मेरा बच्चा उस कुर्सी पर बैठेगा।
तो ये जो सोच का फ़र्क है कि जो महिला सफाई कर्मचारी, मजदूर, चपरासी से ऊपर सोच ही नहीं पा रही है, तो क्या उसका बच्चा कभी जो है जज, आईएएस, आईपीएस बन पाएगा? और जो महिला जज, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील से नीचे नहीं सोच रही है, तो क्या कभी उसका बच्चा सफाई कर्मचारी, चपरासी, मजदूर बन पाएगा? दोनों बातों में साफ साफ अंतर है। बाबा साहेब ने कोई कमी नहीं की, लेकिन कमी की तो हमने की। हमने बाबा साहेब का नाम तो लिया, बाबा साहेब की पूजा तो की, तस्वीर तो लटका ली, लेकिन उनकी बातों को माना बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है कि एक ब्राह्मण भूखा मर जाएगा लेकिन जो है गटर साफ नहीं करेगा? क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि उसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भावना है, और यही कारण है कि हमारे अंदर जो है वो मान सम्मान और स्वाभिमान की भावना नहीं है। इसीलिए हम लोग वो काम, थोड़ा सा डर दिखाई दिया, थोड़ा सा भूखों मरने की नौबत आई तो तुरंत बस बदल गए, तुरंत चले गए काम करने के लिए। तो साथियों, हमें आज जो है इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बाबा साहेब ने हमें क्या उद्देश्य दिया है। ये जो आरक्षण है ये हमारे पेट पालने का मामला नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधित्व का मामला है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। और अब तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों को आरक्षण मिला उन लोगों ने नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से जो है समाज अभी तक वहीं अटका पड़ा है। और नेताओं ने केवल आरक्षण के ऊपर राजनीति की, उन्होंने समाज सुधार का कोई कार्य नहीं किया। आज भी कोई भी राजनेता आपको समाज सुधार का कार्य करते हुए दिखाई नहीं देगा। आज भी जो बिहार में दलित लड़की के साथ में जो बलात्कार की घटना घटी है, उस पर केवल मुआवजे की बात होगी, नौकरी की बात होगी, लेकिन धर्म परिवर्तन की बात आज भी नहीं होगी। चाहे वो इंद्र मेघवाल की बात हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल की बात हो, लगातार मैं ये आवाज़ उठाता रहा हूँ कि जब तक आप इन घटनाओं पर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक जो है आपके साथ में ये अत्याचार, शोषण होता रहेगा। आपको इससे कोई बचाने वाला नहीं है। एक बार आप धर्म परिवर्तन कर लो और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि जब धीरे धीरे जब धर्म परिवर्तन होने लग जाएगा, तो जब आप एससी और एसटी नहीं रहेंगे, तो जाति के आधार पर तो आपके ऊपर अत्याचार होना अपने आप बंद हो जाएगा। आपके ऊपर जाति के आधार पर अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस जाति से बिलोंग करते हैं। आप जाति से बिलोंग करेंगे, जाति के आधार पर पहचाने जाएंगे, और जाति के आधार पर पहचाने जाएंगे तो आपके अंदर जाति की जो हीन भावना है वो बनी रहेगी। आपके पास वो जो एक मानवीय श्रेष्ठता की जो है, मानवीय गौरव की जो बात होती है, वो आपके पास कभी आ ही नहीं पाएगी। इसीलिए बाबा साहेब ने आपको जो है जितना जल्दी हो सके उतना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा था। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि बहुजन समाज के लोग जो हैं धर्म परिवर्तन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, ना उसकी तरफ सोचते हैं। वो लगातार जो है हिंदू बने रहकर ही इस सिस्टम में रहना चाहते हैं। आरक्षण चाहिए, नौकरियां चाहिए, और अत्याचारों से मुक्ति चाहिए, शोषण से मुक्ति चाहिए, समानता चाहिए, लेकिन धर्म परिवर्तन करके अपने आप उस असमानता को, शोषण को, अत्याचार को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसीलिए साथियों, ये जो अत्याचार, शोषण जो बने रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात पर पूरा अमल नहीं करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।